गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। योर सोल गिफ्ट, हम रॉबर्ट श्वार्ट्ज की बुक के एक एक चैप्टर को समझ रहे हैं और आज का चैप्टर हम सब लोगों से रिलेटेड है। बहुत छोटा चैप्टर है पर बहुत प्यारा चैप्टर है कि हम अगर ध्यान में आ रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, तो क्या ये भी हमारा प्री बर्थ प्लान है कि हम बस चलते चलते कोई लिंक मिल गई और हम आ गए और ध्यान करने लग गए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमारी लाइफ के सारे ट्रिगर, सारी यू टर्न, हर चीज हम डिसाइड करके आते हैं। हमारे कैटलिस्ट अर्थात कौन सी परिस्थिति, कौन सा इंसान हमको किसी चीज के लिए प्रेरित कर देगा, वो सारी चीजों का ताना बाना बुनकर हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिसे कहते हैं प्री बर्थ प्लानिंग। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही ग्रैंड इवेंट होता है, बहुत ही बड़ी भव्य प्रक्रिया है जिसमें हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स और अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ हम लोग मिलके अपनी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो अवेकनिंग है क्या? इसका एक ही अर्थ है कि जब व्यक्ति जान लेता है कि वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, बल्कि एक एटर्नल बीइंग है, एक स्पिरिचुअल बीइंग है जो पृथ्वी पर सिर्फ मानव अनुभव के लिए आया है और मानव अनुभव के द्वारा अपनी चेतना का विकास करते करते जब अपनी भगवत्ता अर्थात अपनी डिविनिटी को पा लेता है, उसको निर्वाण कहते हैं। तो अवेकनिंग का अर्थ होता है इस सत्य की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया। ये एक क्षणिक घटना नहीं है, ये एक यात्रा है। हम सभी जानते हैं कि ये जर्नी है। ऐसा नहीं कि हम आज अगर स्पिरिचुअली अवेकन हो गए तो हमारा काम खत्म हो गया। हमको धीरे धीरे अपनी जर्नी को पूरा करते करते हम अपने ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं और इवॉल्व होते होते एक दिन ऐसा आता है कि हम ओल्ड सोल के रूप में अपनी इस पृथ्वी पर आने वाली जर्नी को एंड कर देते हैं। ये जो हम अपने ट्रिगर्स और ये सब चीजें बन के आते हैं, कैटलिस्ट या अपनी यू टर्न, जहां से हम अपनी जिंदगी परिवर्तन करेंगे, चाहे वो एक डिवोर्स हो, चाहे हम मैरिज करें अपने फादर और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, जो भी हमारी लाइफ को चेंज करने वाली रहती है, उन सबको हम पूरी अच्छी तरीके से बना कर आते हैं। और जो भी हम बनाते हैं अपने इस ट्रिगर्स को या यू टर्न को, वो हमारे साथ, हमारी रजामंदी के साथ होता है और हमको फ्री विल दी जाती है कि यदि आपने स्पिरिट वर्ल्ड में बना लिया ठीक है, पर अर्थ पे जाके आप इससे भाग भी सकते हैं, इससे मूव आउट भी हो सकते हैं, इसको बीच में छोड़ भी सकते हैं। सब कुछ हमारा फ्री विल हमारे साथ रहता है। तो यहाँ पर भी हम जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग को प्री प्लान करके आते हैं, उस समय भी हम चाहे तो अवेकन हो या अवेकन नहीं हो। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने अपनी जर्नी बताया है कि आप मेरी जर्नी से सुनिए, क्योंकि उन्होंने ही ये बुक लिखी है। तो उनकी बहुत ही प्यारी स्टोरी है कि वो एक मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में एडवाइजर का काम करते थे। बहुत ही रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुए थे। उनको जॉब में बिल्कुल भी संतोष नहीं था। उनको हमेशा लगता था कि कोई हायर वाइब्रेशन उनको बुला रही है। वो अपने फ्रेंड्स लोगों से, अपने रिलेटिव्स लोगों से पूछते थे कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मुझे कोई हायर वाइब्रेशन बुला रही है। तो सभी लोग कहते थे कि हमें नहीं मालूम तुमको क्यों ऐसा लगता है, या कुछ लोग कहते थे कि तुम हमारे तरीके से जीवन जी के देखो, तुमको आंसर मालूम चल जाएगा। कोई भी आंसर उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था रॉबर्ट को। और एक दिन अचानक उसके मन में विचार आता है। हमारे मन में जब विचार आता है तो हमको लगता है कि अरे वाह, हमारे पास एक आइडिया आया। अक्सर ये आइडिया हमारे नहीं, हमारे स्पिरिट वर्ल्ड के रहते हैं। तो वैसे ही उसको एक आइडिया आता है, जो कि बाद में मालूम चलता है कि उनके स्पिरिट गाइड ने ही ये आइडिया दिया था कि चलो एक साइकी मीडियम से हम मिलते हैं। तो ये पता लगाता है अपने फ्रेंड्स के द्वारा, क्योंकि अमेरिका वगैरह सब जगह काफी साइकी मीडियम्स होते हैं। साइकी मीडियम्स का अर्थ होता है कई लोग अपने शरीर में दूसरी आत्मा का प्रवेश करके
चैनलिंग के द्वारा मैसेज ट्रांसफर करते हैं, स्पिरिट गाइड से मिलते हैं, या जीसस के, या और कई लोगों की आत्माओं को बुला के चैनलिंग करते हैं। तो ये साइकी मीडियम से मिलने जाता है, और वहां पे जब जाता है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे स्पिरिट गाइड से बात करूंगी। और इसको कुछ मालूम नहीं था कि स्पिरिट गाइड क्या होते हैं। तब वो बताती हैं कि हर इंसान का जब वो पैदा होता है और जब वो ब्लूप्रिंट बनाता है, तभी भी उसके साथ स्पिरिट गाइड्स होते हैं, और जब वो शरीर रूप में पृथ्वी पर आता है तो उसके स्पिरिट गाइड 24 घंटे उसके साथ रहते हैं, पर अशरीरी रूप से, नॉन फिजिकल बॉडी के साथ, एक लाइव बॉडी के रूप में हमारे सभी के साथ वो रहते हैं। तो हमारे स्पिरिट गाइड हमारे साथ रहते हैं, पर नॉन फिजिकल फॉर्म में रहते हैं, और उनका काम होता है, क्योंकि हमने प्री बर्थ प्लानिंग में बहुत सारे चैलेंजेस डिजाइन कर लिए। कई बार हमको स्पिरिट गाइड मना करते हैं कि नहीं नहीं, तुम ये वाला चैलेंज मत लो, पर हमको तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर, हम तो लेंगे भैया, हम तो बिल्कुल करके ही आएंगे, बिल्कुल कॉलर उठा के आ जाते कि हम तो करके ही रहेंगे। यहाँ जब माया में, डुअलिटी में फंस जाते हैं और उस चैलेंज को हमको फेस करने में प्रॉब्लम होता है, तो ये स्पिरिट गाइड ही होते हैं जो हमको सॉल्यूशन या गाइडेंस के लिए हमको अपने थॉट्स, अपनी एडवाइस हमको ट्रांसमिट करते हैं थ्रू थॉट्स। या कई लोग जो बहुत सटल वॉइस को सुन सकते हैं, उनको पता चलता है कि कोई कान में फुसफुसा के या कोई एक धीमी सी आवाज उनको कुछ कह रही है, पर मोस्टली हम थॉट्स के थ्रू उनकी गाइडेंस वगैरह को लेते हैं। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज को जब मालूम चलता है कि मेरे स्पिरिट गाइड हैं और वो जान रहे हैं मैं क्या क्या चीज को फेस कर रहा हूँ, क्योंकि उसने साइकी मीडियम को बिल्कुल भी ज्यादा कुछ नहीं बताया था, तो जब सब कुछ उसको मालूम चलते रहता है तो उसको आश्चर्य होता है। वो प्रेयर जो 5 साल पहले वो रात को अकेले में बैठ के बोलता था, कोई प्रॉब्लम था उसको कि मैं अकेला हूं, प्लीज मेरे लिए कोई हेल्प भेजिए, वो प्रेयर तक के उन स्पिरिट गाइड को मालूम थी। आश्चर्य करता है रॉबर्ट श्वार्ट्ज की क्या वो हमारे थॉट्स भी पढ़ते हैं। तो मीडियम बोलती है कि बिल्कुल, वो आपको सिर्फ देखते नहीं, आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, हर चीज, आपके कर्म जो भी आप कर रहे हैं, वो हर चीज को देखते हैं और समझते हैं। तो वो कहता है कि मैंने, मेरी लाइफ में इतने दुख क्यों हैं। तो कहते हैं कि ये सब कुछ आपने प्री बर्थ प्लानिंग में किया है। तो पहली बार वो वर्ड सुनता है प्री बर्थ प्लानिंग। ये तो अभी हम रॉबर्ट श्वार्ट्ज के कारण और माइकल न्यूटन वगैरह के कारण हम सब समझ रहे हैं, पर उस समय 2003 के टाइम में ये पहली बार वो ये वर्ड सुनता है कि मैंने ही ये रचा है। जितने मेरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी रिलेशनशिप खराब हो गई थी अपनी वाइफ से, और मेरी शायद एंगेजमेंट टूट गई थी, और उसकी मदर उसको बहुत मिसबिहेव करती थी, बहुत गंदी गंदी बातें बोलती थी, और हमेशा हमेशा गुस्से से बात करती थी। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज को शॉक्ड लगता है कि मैं इतने गंदे प्लान क्यों जमाऊंगा। भाई अगर मेरी सोल है और वो बना रही है मेरे अर्थ के लिए, लाइफ का प्लान कर रही है, तो वो इतने गंदे प्लान क्यों करेगी। पर जब प्रेयर सही है, उनकी कई चीजों को वो टैली करता है, बिल्कुल स्पिरिट गाइड सही सही बोल रहे हैं, तो जरूर इसमें भी कोई राज होगा। और वो अपना मनन करते हुए अपने घर आ जाता है और सोचता है कि ये शायद कोइंसिडेंस हो या जो भी हो, उस समय वो बहुत अच्छी तरीके से अवेकन नहीं होता। अवेकन मतलब उतनी उसको प्यास नहीं जगती है। उसके बाद एक रात को वो सोते रहता है, वो ना ड्रिंक करता था ना ड्रग्स लेता था। रात के 3 बजे उसकी नींद खुलती है और उसको भूख लगती है। तो सोचता कि चलो किचन में जाके कुछ लेके आता हूँ। तो जब किचन में वो जाते रहता है, तो जैसे वो जाता है तो उसको लगता है कि उसके आसपास, उसके बॉडी के आसपास कोई काली काली रंग की धुंध उसको दिखती है। तो वो डर जाता है, वो खड़ा हो जाता है। जैसे खड़ा होता है वो धुंध भी खड़ी हो जाती है, और जैसे जैसे वो चलता जाता है वो धुंध भी चलते जाती है। और वो और ऑब्जर्व करता है कि जो वो धुंध देख रहा था, ब्लैक कलर की जो फॉग थी, वो उसकी उंगलियों से, उसके हाथों से 6 इंच ऊपर करीब तैर रही थी। और जैसे जैसे वो हाथ के मूवमेंट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही वो मूवमेंट हो रहा है, और धीरे धीरे वो अपनी जगह पे सेटल हो रहा है।
फ्रिज खोल के भी देखता है तो फ्रिज खोलने की लाइट में भी उसको हल्की सी एक धुंध दिखाई देती है, वो डर जाता है। उसके पास उसको तो एक थॉट आता है कि या तो मैंने मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, पर ऐसा तो कोई सिम्टम नहीं है मेरे को दूसरा, ना मैं ड्रग्स लेता हूँ ना अल्कोहल लेता हूँ, तो मुझे ये क्या दिख रहा है। वो डरा हुआ रहता है। और ब्रेन ट्यूमर भी नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे सिम्टम्स तो है नहीं। पर तभी एक जो ये लॉजिकल माइंड उसको बोल रहा है, रॉबर्ट श्वार्ट्ज को, कि तुमको ब्रेन ट्यूमर हो गया है और तुम कल डॉक्टर के पास चले जाना। और दूसरा जो उसका इंट्यूटिव माइंड जो सभी के पास होता है, सभी के पास लॉजिकल माइंड है, और एक जो हायर सेल्फ का हमारा इंट्यूटिव माइंड है वो भी हमको बार बार ट्रांसमिट करता है। इंट्यूटिव माइंड उसको कहता है कि रॉबर्ट श्वार्ट्ज इसके बारे में तुम गूगल में सर्च करो। वो सवेरे उठते साथ ही गूगल में सर्च करता है कि मैंने क्या देखा रात को। और जब वो सर्च करता है तब उसको पता चलता है कि उसने एथेरिक फ्लूइडियम देखा। एथेरिक फ्लूइडियम उसको कहते हैं जो हमारी एथेरिक बॉडी का चार्ज होता है, वो फ्लूइड के समान होता है और हमारी बॉडी और ऑरा के बीच में होता है। उसको उसने देखा था। वो इसलिए देखा था क्योंकि जब हम रात को एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल मतलब एस्ट्रल बॉडी में जब हम जाते हैं तो हाई वाइब्रेशन की बॉडी रहती है। आपको याद होगा यू फॉरएवर का बताते हुए कि एस्ट्रल बॉडी का जो वाइब्रेशन है वो हमारी फिजिकल बॉडी के वाइब्रेशन से कहीं कहीं ज्यादा है। तो जब वो एस्ट्रल ट्रेवल करके बॉडी तुरंत फिजिकल बॉडी में आती है तो हाई वाइब्रेशन से जब कम वाइब्रेशन वाली फिजिकल बॉडी में अटैच होती है तो कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को होते हैं, क्योंकि तब तक के बॉडी की वाइब्रेशन कम नहीं हुई है, अर्थात फिजिकल बॉडी के साथ एडजस्ट नहीं हुई है। तो ऐसे मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो रॉबर्ट श्वार्ट्ज को हुए थे। और हो सकता है जैसे कि आखिरी में बताया, मैं अभी बता दे रही हूँ कि आखिरी में बताया कि उसके हायर सेल्फ और स्पिरिट गाइड ने उसको और तेजी से अवेकन करने के लिए ये मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस को प्लान किया और ये रात को उसने देखा। उसके बाद एक दो बार और भी वो ऑरा को देखता है। अब भी वो उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है स्पिरिचुअलिटी में। हाँ, समझ तो रहा है कि कुछ हो रहा है मेरे साथ, और कुछ कुछ बुक्स पढ़ना शुरू कर देता है मेटाफिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। पर अभी भी पूरी तरीके से तन्मयता से इसके साथ नहीं जुड़ा है। फिर एक दिन दोपहर को वो बाहर टहलता रहता है। अचानक उसके दिल में इतना प्यार उमड़ता है, इतनी ओवरफ्लोइंग होती है उसको लव की। वो जो लव था वो अनकंडीशनल लव था, और ऐसा प्यार जो कभी भी उसने शारीरिक तौर पर कभी महसूस नहीं किया था। ये वो एक डिवाइन लव है, अनकंडीशनल, जो उसके पूरे बॉडी के सेल से रेडिएट हो रहा था। वो जहां भी देख रहा था, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, आदमी हो, सामान हो, जिसको भी देख रहा था बस उसको प्यार ही प्यार आ रहा था। मतलब वो कहता है कि मैं इस एक्सपीरियंस को वर्ड्स में नहीं बता सकता। बस ये समझ लीजिए कि बस मैं प्यार की नदी बन गया था और मैं बहता जा रहा था। कैब ड्राइवर को देखता है जिसको कभी उसने देखा नहीं था, उसको देख के बड़ा प्यार आता है। फिर सैलून में, बार्बर शॉप में की तरफ देखता है, वहां एक इंसान बैठा, उसको देख के प्यार आता है। आश्चर्य करता है कि ये क्या है। तब उसको लगता है कि जो वो पढ़ रहा है मेटाफिजिक्स वगैरह के बारे में, कि अब वो सोल से कनेक्टेड होते जा रहा है। और उसको अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है कि रॉबर्ट श्वार्ट्ज, ये प्यार नहीं है, ये तुम हो, तुम ही प्यार हो, तुम ही प्रेम हो। इस घटना के बाद वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी के लिए, और तेजी से वो पढ़ना शुरू करता है। और इसके बाद काफी चैनलिंग के द्वारा अपने प्री बर्थ प्लानिंग को भी समझने लग जाता है। वो एक पामेला नाम की लेडी के पास जाता है जो जेशुआ की चैनलिंग करती थी। जेशुआ मतलब जिसको जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, उसको अभी के जमाने में जेशुआ, जो उसका एनलाइटन फॉर्म है जेशुआ, उनकी चैनलिंग करती थी। तो जेशुआ के थ्रू काफी चैनलिंग करके वो प्री बर्थ प्लानिंग को पूरी अच्छे से समझता है और आध्यात्म की बारीकियों को भी समझता है। अब उसको पता चलता है, जैसे उसको प्री बर्थ मालूम चलता है कि सारे लाइफ चैलेंजेस मेरे हैं, जितना मेरी रिलेशनशिप में इश्यूज आए मैंने ही बनाए थे, मेरी मदर जो इतनी बदमाश तरीके से मुझसे बिहेव करती है वो भी मैंने चूज किया था। तो उसी की घटना जो मैंने कल जानबूझ के नहीं बताया था, आज के लिए बताने के लिए
कि कई बार हम, जो मैंने कहा था कि हम बैलेंसिंग करते हैं, हमको बैलेंस करना रहता है अपने नेगेटिव इमोशन को, अगर हम लेके जाए, एक कर्मा को बैलेंसिंग होता है, सॉरी, नेगेटिव इमोशन जो हम लेके जाते हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज, उसको हमको आके वापस पृथ्वी पर हील करना रहता है। एक जन्म में, आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो इसलिए मैं सिंपल तरीके से समझाऊं, एक मदर है और एक बेटा है, दोनों साथ में रहते हैं। मदर अपने हस्बैंड के साथ उसकी बिल्कुल नहीं पटती, हस्बैंड बहुत रिच है पर मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपना हस्बैंड, तो वो अपने बेटे को लेके एक छोटे से घर में चली जाती है रहने के लिए, और गरीबी में दोनों जने घर में रहते हैं। बेटा बहुत गुस्सा करते रहता है अंदर ही अंदर अपनी मदर से कि काश मेरी मम्मी ने थोड़े समझौते करके मेरे पापा के साथ रहती तो आज मैं महलों में रहता, पर सिर्फ मम्मी के ईगो के कारण मुझे ये गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा है। बेटे को बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, पर वो माँ को कुछ भी नहीं कहता, अपने इमोशन को सप्रेस कर रहा है। वही निगेटिव इमोशन सप्रेस्ड, पूरे रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने इस बुक में लिखा है कि कहीं पे भी आप इमोशंस को सप्रेस मत करो, हम भी वही बताते हैं, आप तो चले जाएंगे, वो सारे इमोशंस को फिर से आपको लाके हील करना पड़ेगा। अब बेटा माँ से नाराज है, कुछ बोलता नहीं, सप्रेशन चालू है। आखिर में कुछ समय के बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती है और वो बच्चा अकेला रह जाता है, और वो बच्चा भी रो रो के अपनी मदर को गंदी गंदी बातें सोच के इस दुनिया से विदा होता है। अब दोनों माँ बेटे अपने स्पिरिट वर्ल्ड में मिलते हैं। अब बेटे के पास जो गुस्सा है, जो अनरिजॉल्व इश्यूज है अपनी माँ के प्रति, अब उसको कैसे निकाले, उतारना तो उसी के ऊपर है जिसके लिए उसने ग्रजेस पाल के रखे थे। तो फिर उन लोग प्री बर्थ प्लानिंग में करते हैं कि ठीक है, जो बेटा था वो माँ बनेगी, जो माँ थी वो बेटा बनेगा। तो आप समझ गए होंगे कि रॉबर्ट श्वार्ट्ज की मदर पिछले जन्म में वो बेटा थी जो गुस्से को दबा के रखी थी, और इस जन्म में उसकी माँ की भूमिका के रूप में सारी गंदी बातें बोल के, उसको डांट डांट के और उसको बहुत ह्यूमिलिएट करके अपने सारे एंगर को रिलीज कर रही थी। वो उसका जरिया था रॉबर्ट श्वार्ट्ज बेटे के रूप में, ताकि वो हील हो सके। तो ये सब वो समझता है प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में, और फिर वो सोचता है कि चलिए, जब मुझे मालूम चल गया प्री बर्थ के प्लानिंग के बारे में, तो मैं भी एक बुक लिख लेता हूँ, ताकि जो भी अभी वैसे भी जो आज के युग में तेजी से लोग अवेकन हो रहे हैं उनके लिए प्री बर्थ प्लानिंग बहुत काम की आएगी। क्योंकि जैसे ही रॉबर्ट श्वार्ट्ज को प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में मालूम चलता है, उसको जो भी लाइफ के प्रति गुस्सा था, नाराजगी थी, डर था, इनसिक्योरिटी थी, जो विक्टिम कॉन्शियसनेस थी कि मेरी मम्मी बुरी, मेरा रिलेशन खराब है, जो भी हम वो विक्टिम कॉन्शियसनेस था, डर था, उन सब से वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि जब आपको मालूम चल जाएगा कि ये सारे चीजों को मैंने ही प्लान करके आया है, तो क्यों गुस्सा होएंगे। हम ही ने तो सबको रोल दिया है कि तुम भैया मेरी मदर बन जाना, तुम ऐसे बन जाना, तुम ये बन जाना, तुम मुझे इतना इतना चिल्लाना, मुझे हील होना है, और अच्छे से एक्टिंग करके चिल्लाना, कहीं पे भी कमजोरी मत दिखाना अपनी, कोई प्यार नहीं दिखाना, खूब अच्छे से मुझे गाली गलौज करना, ताकि मैं इवॉल्व हो सकूं। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स कहता है कि जब मुझे इतना फायदा हुआ अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को जानकर, तो मुझे एक बुक लिखनी चाहिए। अब ये सोच के फिर जब वो मीडियम के पास बैठता है, तो मीडियम बताती है कि आपका सोल पर्पस ही यही है, और आप एक नहीं चेन्स ऑफ बुक लिखने के लिए आए हैं। तो उसको आश्चर्य होता है कि मैं तो थोड़े दिन पहले ही सोच रहा था, मतलब ये मेरी लाइफ का पर्पस है। बोलते हैं बिल्कुल। बोले अच्छा चलो ठीक है, मैं अगर अवेकन नहीं होता तो क्या होता, तो क्या कोई दूसरा प्री बर्थ प्लानिंग की बुक लिखता। तो जयसवाल सर कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ये आप ही का काम था, आपको स्पिरिट गाइड्स बार बार जगाते, अच्छे से डांट डांट के लताड़ के समझाते, पर आपको ही, आपकी ही एनर्जी के हिस्से में ये काम था, और आपको ही ये बुक लिखनी थी, आपका ही करना ये काम था। फिर उन्होंने कहा कि मैंने बुक लिखना शुरू किया, और मुझे समझ में आ गया कि हर एक की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम अलग अलग होता है, और अलग अलग रास्तों के थ्रू इस मार्ग पर आते हैं। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए अपनी आत्मा का एहसास हो जाता है, जैसे मेटाफिजिकल रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने देखा, कई लोगों को वैसा होता है।
तो फिर वो आ जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। और कई लोग जो बहुत दुखी हो जाते हैं अपने जीवन से, चुनौतियों से परेशान हो जाते हैं, या हेल्थ इश्यूज उनको बहुत परेशान कर देता है, जैसे नीता, तो वो इस तरफ अवेकन होने के रास्ते में आ जाते हैं। जो भी है हमारे, चाहे चैलेंजेस हो, चाहे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे एक समय के लिए मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस हो, ये सभी हमारे लिए टर्निंग पॉइंट बनते हैं। तो ये हमारी जर्नी है जिसमें हम चल के धीरे धीरे अपनी आत्मा के करीब जाते हैं। अक्सर ये होता है कि जब व्यक्ति को जीवन व्यर्थ मालूम चलता है, पर्पसलेसनेस वर्ड उन्होंने यूज किया है, कि कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं है, व्यर्थ है बिल्कुल जीवन, तब वो पहली सीढ़ी चढ़ता है। अर्थात तब वो, क्योंकि जब वो दुखी रहेगा, उसको व्यर्थ लगेगी जिंदगी, अर्थात वो आत्मा से काफी दूर हो गया है। अगर आत्मा से कनेक्टेड रहेगा तो कभी भी उसको जिंदगी दुखदाई नहीं लगेगी। तो जैसे उसको लगता है कि वाकई जिंदगी दुख है और फालतू में ये ईश्वर ने सब कुछ किया है, तब आप पहली बार अपनी सोल को कॉल करते हो, पहली बार आप पुकारते हो, और आंसर आपको जरूर मिलता है। यूनिवर्स आपके लिए ऐसे क्रिएट करता है चीजों को ताकि आप उस पाथ में जा सको जिसमें आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे। चाहे वो मेडिटेशन सेंटर हो, चाहे जूम सेशन हो, चाहे कोई बुक हो, जो भी हो, आपने एक बार सोल को आवाज दी, सोल आपसे दौड़ता हुआ आएगा, क्योंकि सोल चाहती है अवेकन होना, पर्सनालिटी नहीं चाहती है। पर्सनालिटी तो सिर्फ संसार के सुख को लेना चाहती है, कि अच्छे बच्चे हों, बच्चों की शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, अच्छा घर हो, पैसा हो, फॉरेन ट्रिप ले लेते हैं, अच्छे अच्छे फेसबुक में फोटो लगा लेते हैं, पूरे रिलेटिव्स को बताएंगे कि हम कितने पैसे वाले हैं। ये सब संसारिक सुख हमारी पर्सनालिटी चाहती है। देखिए, आप बार बार कंफ्यूज मत होना, पर्सनालिटी और आत्मा अलग नहीं है, दोनों कनेक्टेड हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में है, पर नीड दोनों की अलग अलग है। आत्मा को जैसे सब कुछ मालूम है, पर्सनालिटी सब कुछ भूल चुकी है। आत्मा अवेकन होना चाहती है, पर्सनालिटी संसार के सुख भोगना चाहती है। तो जैसा पहला कॉल आता है, सोल एक ताना पाना बुनती है उस तरीके से, जहां पर वो इंसान उस जगह तक के पहुंच जाए जहां पर उसकी अवेकनिंग की जर्नी शुरू होगी। तो इस समय जब ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं इसको, क्योंकि अभी तक वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में है, अब इसके बाद जब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आएगा, स्पिरिचुअल लाइफ में आएगा, तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अभी मैं पता नहीं, आज मैं जब इसको लिख रही थी तभी भी मुझे याद नहीं आ रहा था, पता नहीं मैंने किसी का अभी ट्रांसलेशन किया था, कि ये जो थर्ड से फोर्थ डायमेंशन की तरफ हम जा रहे हैं और फोर्थ से फिफ्थ डायमेंशन में हम जा रहे हैं, इस समय सबसे क्राइसिस का टाइम है। जो लोग अपने को बैलेंस नहीं कर पाएंगे वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से खराब करके चले जाएंगे। और जो भी बैलेंस रहेगा, समझेगा इस ट्रांजिशन पीरियड को, कि अभी हमारी अर्थ की शिफ्टिंग हो रही है 3-4 से थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन, उससे अलाइन होगा, वही आगे चलकर फिफ्थ डायमेंशन में रहने के योग्य होगा। नहीं तो फोर्थ डायमेंशन से ही लोगों को वापस जाना पड़ेगा। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने किसमें पढ़ा है, इतना पढ़ते रहते हैं तो याद नहीं रहता है। तो रॉबर्ट शार्ट ने कहा कि ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, जब उसकी चेतना शिफ्ट होने लगती है, अपनी आत्मा से कनेक्ट होती है, तो ये सबसे क्रिटिकल टाइम रहता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बदलाव चाहता हूँ। क्योंकि माइंड बहुत जल्दी नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाता है, क्योंकि अगर उसको चाहिए कि कुछ बदलाव चाहिए तो उसको तुरंत चाहिए, पर बदलाव तुरंत तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, और उसको वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और जब वो स्पिरिचुअल लाइफ में आएगा तो उसको जो भी उसके जो पूर्ण, नहीं प्रदीप सर का नहीं था, जो पूर्व धारणा आइडियाज हैं, मतलब जो पहले से सोच के हम रखते हैं ना, पूर्व धारणा आइडिया, मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम जो भी है, इमोशनल हैबिट्स, एडिक्शन, ये सब उसको छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आत्मा से जुड़ने के बाद हमारा सेकंड स्वाभाविक नेचर चालू हो जाता है। पर इस समय उस व्यक्ति को बहुत ही धैर्यपूर्वक, साहस के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि इस समय माइंड काफी कंफ्यूज रहता है,
अनिश्चित रहता है, अनसर्टेन रहता है, डरा हुआ रहता है, तो ये खराब साइन नहीं है। इसका अर्थ है कि आप बदलाव चाहते हैं, आपको उस बदलाव को, उस चेंज को अलाउ करने के लिए अनुमति देनी चाहिए। उस समय आपको जॉब में, रिलेशनशिप में, हर जगह आपको अनसेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं इस सब से कैसे पार जाऊं, मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर ये साइन आ रहे हैं कि उसको किसी भी चीज में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, वो चीज कुछ खोज रहा है, पर क्या खोज रहा है उसको नहीं मालूम, तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं इट्स अ गुड साइन। ये क्योंकि इस समय आपकी कॉन्शियसनेस, ईगो बेस्ड कॉन्शियसनेस से आप हार्ट सेंटर्ड कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान करते हैं हमारा हार्ट चक्र एक्टिव होता है, तो आप जो ईगो, अहंकार की जो चेतना है, उससे आप अपने दिल से जुड़ने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस फीलिंग्स के प्रति आप अवेयर रहिए। अगर आपके साथ हो रहा है तो ट्रस्ट करिए इस यूनिवर्स पर, और अपने फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहिए, और अपने इनर लेवल पर एक मिनट। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो उस समय जो उसके अंदर का बदलाव है, उसको बदलाव को महसूस करना चाहिए और उसको अलाउ करना चाहिए। ये वही काल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप मेडिटेशन में एंटर करते हैं, आप बहुत साइलेंट हो जाते हैं, और आपका मन सोसाइटी में, अपने रिलेशंस में, किसी और के गॉसिप में नहीं लगता। ये सबसे गुजरना ही पड़ता है कई लोगों को। मैं तो बहुत बहुत अच्छे से इस पीरियड से गुजरी हूँ, और मुझे मालूम है कि ये सबसे टफेस्ट होता है, क्योंकि लोग ना आपको समझ पाते, ना आप लोगों को समझ पाते हो, ना अपने को समझ पाते हो कि मेरे अंदर क्या एल्कमी हो रही है। तो ये रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं कि इस समय सोल और हमारी जो पर्सनालिटी है, दोनों में द्वंद्व चलते रहता है। आत्मा अवेकन होना चाहती है, पर्सनालिटी और चाहती है कि लाइफ के एंजॉय करें। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब लोगों को फेस करना पड़ता है। कई लोग बहुत अच्छे से फेस करते हैं, कई लोग इसको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाते हैं। हम में से सभी लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग पड़ाव में हैं। हमारे गाइड्स और हमारे एंजल्स हमको हेल्प करते हैं, पर कोई भी चीज हम पे थोपते नहीं है। अभी भी कई जो अर्थ में क्राइसिस चल रही है, कई लोग सोल की तरफ झुक के मेडिटेशन से जुड़ रहे हैं, कई लोग अभी भी पागलों के समान पद और प्रतिष्ठा में के पीछे भाग रहे हैं। ये उनकी खुद की चॉइस है। तो उन्होंने कहा है कि द प्री बर्थ प्लानिंग ऑफ अवेकनिंग क्या है, कि कैसे हम अपने टाइम को निर्धारित करते हैं। जैसे इस बार पच्चीस जब बिलासपुर में बोल रहे थे, और माही जानती है कि मैंने सर को कहा था कि सर आप बहुत लेट एंटर किए मेरी लाइफ में, तो सर कहते हैं कि कभी भी इस यूनिवर्स में ना देर होती है ना अंधेर होता है, कभी भी देर नहीं होता। बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम में आप अवेकन होते ही हैं। जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु आ जाता है। बिल्कुल वही बात है। रॉबर्ट शॉर्ट्स कहते हैं कि हमारे पास फ्री विल है। हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैं 25 साल में अवेकन होंगी, जैसे माही ने किया होगा अपनी एज का, मैंने अपनी एज का। सब ने अपनी अपनी डिसाइड किया कि इस एज में मैं जाके स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ूंगी। अब फ्री विल साथ में है, गई तो गई, नहीं गई तो नहीं गई, मेरी मर्जी। मैंने बना लिया है ब्लूप्रिंट में, बहुत सुंदर तरीके से स्पिरिचुअलिटी को कॉलम दे दिया है कि मैं इसके थ्रू स्पिरिचुअलिटी में आऊंगी, पर मेरे पास फ्री विल है, मैं नहीं सुनूंगी। ऐसा भी होता है। साधारणतया लोग 40 इयर्स के लाइफ में, 40 साल की उम्र में आध्यात्म को चुनते हैं। ओशो का जब मैं सुनती थी तब मैं बहुत अच्छे से याद है मुझे, जो वो पंचकोश बताते थे, तब वो बताते थे कि 42 साल का उम्र की जो पड़ाव होती है, अब वो कोश का नाम मुझे याद नहीं है, जो 42 साल का उम्र है, उस समय आपकी पूरी सेक्स एनर्जी पूरी नीचे जा चुकी रहती है, और आपकी चेतना सिर्फ आध्यात्म या धर्म को ढूंढती है। या तो वो धर्म के प्रति बहुत पागल हो जाएगा, या स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रति पागल हो जाएगा, क्योंकि उस समय हमारी जो सेक्स एनर्जी है वो बिल्कुल सबसे मिनिमम
पीक पर रहती है। 28 से वो 14 के बाद वो सेक्स एनर्जी बढ़ती है, 28 के बाद वो डिक्लाइन होना शुरू होती है और 42 में एंड हो जाता है उसका। ऐसा नहीं कि सेक्सुअली एक्ट नहीं होते, मतलब एक्टिव नहीं रहते, पर उस समय आध्यात्म का हमारा विकास होता है। तो यहाँ पे रॉबर्ट शॉर्ट ने कहा कि 40 ईयर्स सबसे ज्यादा सोल चुनती हैं अपने अवेकन होने के लिए, क्योंकि सोल की इच्छा होती है कि जो शुरू के 40 साल है उस समय वो अपने कर्मों का भी बैलेंस कर ले और बहुत सारे अनुभव, डुअलिटी मिले कि अपने ज्ञान को एक्सपैंड करे। जब वो काफी सेटल हो जाए तब वो 40 साल के बाद स्पिरिचुअलिटी में आए। हाँ, आप 34 की हैं मैम, पर लकी है आपने इतनी जल्दी चूज कर लिया। तो 40 इयर्स मैक्सिमम लोग चूज करते हैं, क्योंकि इस समय बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं। एक तो वो फाइनेंशियली और अपने एक्सपीरियंस से काफी सेटल हो चुका है, और दूसरा फिजिकल चेंज भी होते हैं। स्पेशली लेडीज लोग जब मेनोपॉज आता है 42 वगैरह इयर्स में, तब उनके में काफी मानसिक बदलाव आता है। और मानसिक बदलाव के कारण, एक मिनट ना, मुझे थोड़ा सा मिल्क का प्रॉब्लम, देखिए घर भी संभालना पड़ता है, नहीं तो इस सेशन के कारण ऐसा नहीं हो कि मुझे घर में डांट पड़ जाए, है ना। तो घर पहले, कर्तव्य पहले। सॉरी सॉरी सॉरी। 42 ईयर्स में जब मेनोपॉज आता है तो औरतों में सबसे ज्यादा मानसिक थैंक यू मनीषा जी, सबसे ज्यादा मानसिक बदलाव आता है। उस समय बहुत कन्वीनियंट होता है कि हम अपने आध्यात्म के दुनिया में प्रवेश कर सकें। हमारे गाइड्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमको पूरे समय अवेकन करने के टाइम में हमको मदद करते हैं, ताकि हम स्पिरिचुअलिटी में जाके जीवन के पॉजिटिव दृष्टिकोण को, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को देख सकें और इवोल्यूशन तेजी से करें। क्योंकि जब तक कि हम इवॉल्व नहीं होंगे, हम अपने लेसन्स को कैसे पढ़ पाएंगे। एक साधारण आदमी से ज्यादा एक अच्छा मेडिटेटर अपने जीवन को समझ सकता है और कर्मा का बैलेंस कर सकता है, इवोल्यूशन को, प्रोग्रेस को अपनी तेजी दे सकता है। तो वो हमको पूरे टाइम अवेकन करने के लिए एनर्जीज भेजते हैं, हीलिंग एनर्जीज, और कि हम उस तरफ जाएं। अब हम पूरे समय उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, पिकअप करते हैं, कॉन्शियसली हम चाहे जाने या न जाने। पर कई लोग आधे में ही उसको अनसुना करके छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कई लोग, क्योंकि मैं 4 साल की स्पिरिचुअल सर्विस में मैं देख रही हूँ कि कई लोग 3-4 महीना पागलपन की हद तक के मेडिटेशन करते हैं, पागलपन की हद तक के 3 आवर्स 4 आवर्स, फिर छोड़ के भाग जाते हैं, कहते हैं हीलिंग नहीं हुई। तो आपने अगर ध्यान किया, उसके साथ ज्ञान लिया कि नहीं? आपने 3 घंटा तो मेडिटेशन किया, बाकी टाइम में आपने क्या नेगेटिव थिंकिंग किया? तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे? इंट्रोस्पेक्शन तो आपको पूरे टाइम करना है। हम बोल बोल के थक गए, पर लोगों को रिजल्ट चाहिए कि हम बस बैठ रहे हैं आंख बंद करके तो हमारी तबीयत आपके समान डायबिटीज दूर होना है। तो नीता की जर्नी अलग थी, आपकी जर्नी अलग है। आप नीता को क्यों अपने साथ कंपेयर कर रहे हैं? नीता तो ध्यान भी कर रही थी और वो शो को भी सुन रही थी, आप थोड़ी सुन रहे हैं, और अपने लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करके काफी कुछ अपने लाइफ में बदलाव भी ला रही थी। पर लोग ये बातों को नहीं समझते और समझना भी नहीं चाहते। तो जब आप अवेकन हो गए, आप मेडिटेशन में आ गए, और आपका मन, आपका पर्सनालिटी वाला जो भाग है वो हावी हो गया कि छोड़ो ना, क्या आंखें बंद करके बैठना है और क्या ये लेक्चर सुनना है। किटी पार्टीज में ज्यादा मजा है, फॉरेन ट्रिप ज्यादा एंजॉय वाली है। और क्यों संसार को छोड़े भाई, अब संसार में आए ही हैं अपन एंजॉय करने के लिए। तो जब ऐसी थिंकिंग होती है, जब हमारा मन हमारी बुद्धि के ऊपर, याद है ना, तन मन बुद्धि आत्मा परमात्मा, तो जब हमारी बुद्धि से मन ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो ये सब चीजों को हटाकर फिर भाग जाता है संसार की दुनिया में। स्पिरिट गाइड देखते रहते हैं, वो बार बार हमको ट्रांसमिट करते रहते हैं सपने में आके सब कुछ करके, पर हमको नहीं जाना है।
स्पिरिचुअलिटी में, तो स्पिरिट गाइड थोपते नहीं है। ठीक है, तुम्हारा प्री बर्थ प्लानिंग था, नहीं जाना है तो ठीक है, संसार के मजे करो, कर्मा बढ़ाओ, फिर ऊपर आ जाना। ऐसा वो थोपते नहीं है, पर वो पूरे टाइम हमको अवेकन करने के लिए अपनी हीलिंग एनर्जीज भेजते रहते हैं। रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने कहा है कि हर पर्सनालिटी हर जन्म में अपने अनुभव के द्वारा निखार आते जाता है और वो इवॉल्व होते जाती है। इस जन्म में रॉबर्ट श्वार्ट्ज की पर्सनालिटी इस तरीके से विकसित हो चुकी थी और उसकी आत्मा की अब वो एक लेखक के रूप में, एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में लोगों को ज्ञान दे सके। तो हर एक आत्मा को उसकी काबिलियत, उसकी इंटरेस्ट और उसकी एनर्जी के अनुसार, समझ रहे हैं आप, इंटरेस्ट, काबिलियत और एनर्जी के अनुसार हर आत्मा को गिफ्ट दिया जाता है ताकि वो पृथ्वी पर आकर काम कर सके। किसी को गिफ्ट दिया जाता है कि वो लेखक बने, किसी को गिफ्ट दिया जाता है कि वो एक स्पिरिचुअल टीचर बने, किसी को दिया जाता है कि वो एक अच्छे से बोल के लोगों को मोटिवेट करे, या कोई पेंटिंग करके लोगों को सर्विस करे, कोई बच्चों को पाल के, गार्डनिंग के द्वारा, मतलब अलग अलग तरीके से हर आत्मा को गिफ्ट दिए जाते हैं। पर कई आत्माएं उसको स्पिरिचुअल सर्विस में यूज करती हैं और कई लोग सिर्फ अपने घर के लिए ही यूज करते हैं। जैसे हमारे पीएसएसएम में कहा जाता है कि यदि आपकी कुकिंग अच्छी है तो आप अपने घर में से अच्छा भोजन बना के ध्यानियों के लिए उस खाने को प्रोवाइड करें, क्योंकि जो भी हमारे पास गिफ्ट है वो यूनिवर्स ने जो हमको दी है उसका फायदा यूनिवर्स के लिए ही यूज होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम फिजिकल लाइफ में अपने एक्सपीरियंस करते जाते हैं, हम अपने जीवन को एक्सप्लोर करते जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होते जाती है, जितना ज्यादा हम क्रिएटिव होते हैं, जितनी ज्यादा हमारी खुशी होती है, उतनी हमारी चेतना का विकास होता है। सिर्फ साहसी लोग ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग को चुनते हैं। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं कि यदि आप मेडिटेशन में आ गए हैं तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि आपने प्री बर्थ प्लानिंग को में इस अवेकनिंग को प्लान किया है और बकायदा आप इसमें प्रवेश कर भी गए हैं। तो प्रवेश कर गए हैं, इतना सब कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो अब भागना मत। ये मैं बोल रही ना, रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने नहीं बोला था। तो जैसे जैसे हम अपनी आत्मा से अलाइन होते जाते हैं, हमको सत्य की झलक मिलते जाती है और एनलाइटन हो जाने के बाद तो आपको स्वयं भी मालूम है कि चाहे संसार हो चाहे इनर वर्ल्ड हो, हम बिल्कुल संतुष्ट होके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं, जेशुआ से पूछते हैं कि अवेकन होने के लिए क्या जरूरी होता है। जेशुआ कहते हैं कि अवेकन होने के लिए सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है, जिसको हम भी बार बार कहते हैं। पहला पॉइंट की सेल्फ लव। पहले आपको अपने प्रति प्रेम जरूर आना चाहिए कि मैं अब इस दुख से, इस सफरिंग से, इन चैलेंजेस से थक गई हूं, अब मुझे इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। जब आप पहली बार अपने आप से प्यार करने लगते हैं तब अपने लिए जीवन के 24 घंटे में से कुछ समय निकाल के ध्यान में बैठते हैं। ये आपका प्यार ही दिखा रहा है कि अब आप अपने से प्यार कर रहे हैं और अपने लिए कुछ पल अपने इस घर बार से दूर होकर अपने लिए बैठ रहे हैं। तो सेल्फ लव। दूसरा कंपैशन, अपने प्रति करुणा रखिए कि मैंने सारी जिंदगी लोगों के सेवा में कर दिया, ये मेरी हेमा है ना, बहुत तंग कर रही है मेरे को आज, सॉरी सॉरी। कहाँ थे, हाँ। तो अपने प्रति करुणा रखिए कि आपने अपने जीवन को बहुत लोगों के लिए दे दिया, अपने परिवार के लिए। स्वधर्मा करना हमारा कर्तव्य है। स्वधर्मा होता है कि जो भी हम सोल प्लान लेके आए, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ मदर, वो सभी काम को हमको पूरा करना है। पर इसके अलावा हमको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ अर्थात इवोल्यूशन पे भी ध्यान देना है। तो आप अपने प्रति करुणा रखिए, अपने आप से प्यार करिए, तब आप अवेकन होने की जर्नी में तेजी से प्रगति कर पाएंगे। और अपने को कोई भी सेल्फ जजमेंट मत करिए। उन्होंने कहा है कि अगर आपसे इसमें लाइफ में काफी गलतियां हो चुकी हैं तो कोई जजमेंट आप मत करिए, जो भी हुआ हुआ, और अपने को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए इस जर्नी के में प्रतिबद्ध हो जाइए बिल्कुल करने के लिए।
अब उन्होंने कहा है कि आप प्री बर्थ प्लानिंग को के प्रति क्यों आपको जागरूक रहना है। अंजना जी गूगल पे भी कर सकते हैं। आपको अभी ही पूछना था, मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझे डिस्ट्रैक्ट मत किया करो, मैं हूं ना 6 बजे तक के आप लोग के साथ बैठी हूँ। गूगल पे, फोन पे सब बता दूंगी, ठीक है, इट्स ओके। तो चलिए, प्री बर्थ प्लानिंग को हम कैसे यूज करें अपने जागरूक होने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप समझ जाइए प्री बर्थ प्लानिंग की पूरी बुक जो हम आपको समझा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप समझ लीजिए कि पृथ्वी पर कोई भी चीज अकारण नहीं घटती। हर परिस्थितियां जो है वो सार्थक हैं, बस आप उससे प्रतिरोध करना छोड़ दीजिए। जितना आप अपने दुख में प्रतिरोध करेंगे या अपनी परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोध करते रहेंगे, आपकी हीलिंग कम होगी। इसीलिए हर चीज को स्वीकार करते जाइए। हर हर जो भी चीज हो रही है आपके लाइफ में, कोई व्यक्ति एंटर हो रहा है, कोई व्यक्ति आउट हो रहा है आपकी लाइफ से, और परिस्थितियां बुरी होते जा रही हैं, हर चीज को एक्सेप्ट करना है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन साधन है मेडिटेशन, क्योंकि रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने कहा कि इससे बेहतर टूल आपको बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्री बर्थ प्लानिंग को समझ सकें। रॉबर्ट श्वार्ट्ज जब अवेकन हुए और उन्होंने मेटाफिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी को समझा, उस दिन से लेके आज तक के कहते हैं रॉबर्ट श्वार्ट्ज की मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ और नियमित ध्यान अपने जीवन शैली को बना लीजिए। और यदि आपको उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप रात को सोते समय अपने आप से कहिए कि इसका आंसर क्या है, ये क्यों मेरे साथ घट रहा है, या ये व्यक्ति मुझे क्यों दुख दे रहा है। आप क्वेश्चन पूछिए और ये कहिए अपने आप से कि मैं सपने के दौरान जगा रहूंगा, मतलब अपने सपने के दौरान मैं सजग रहूंगा कि मुझे क्या बताया जा रहा है। क्योंकि हम जब रात को सो जाते हैं तो हायर सेल्फ हमको सपने में आके समझाते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड हमको समझाते हैं। पर दुर्भाग्यवश क्या होता है कि जब हम सवेरे उठते हैं तो अक्सर उनके गाइडेंस को, उनके मैसेज को हम भूल जाते हैं। तो आप पहले तो सोने के पहले क्वेश्चन पूछिए और अपने आप को अवेक होने का, सजग होने का निर्देश दीजिए, तो आपको काफी कुछ चीजें याद रहेंगी। पर मैं तो कहूंगी अगर आप अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, आप यदि क्वेश्चन छोड़ के रात को सो जाएंगे तो सवेरे आपको थॉट के रूप में आंसर मिलेंगे। आपको लगेगा कि मेरे पास आइडिया आया। मैंने कहा ना, आइडिया हमारा कभी भी नहीं होता, आइडिया हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे हायर सेल्फ द्वारा एक थॉट ट्रांसमिट किया जाता है। तो आपको उस क्वेश्चन का, उस प्रश्न का समाधान आपको मिल जाएगा। अवेकनिंग की जो जैसे कई डिग्रीज होती हैं, हर एक की अपनी अपनी डिग्री है। तो जितनी आपकी अवेकनिंग की डिग्री रहेगी उतनी ही ज्यादा आप अपनी इनर वॉइस, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, उसको सुन पाएंगे। रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने यहाँ पर, मैंने कहा ना, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके बता रही हूँ तो आप समझिएगा कि आप जब अवेकन हो जाते हैं और आपको समझ आ जाता है अपने इस जीवन को देखने का नजरिया आपका बदल जाता है, तब अगर कम उम्र में भी आपका कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तब अगर आपने अवेकन नहीं हुए तो आपको लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यदि आप प्री बर्थ प्लानिंग को समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कोई ना कोई एक लर्निंग होगी, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला गया है इस दुनिया से तो कोई उसका सार्थक अर्थ होगा। तो ये सब समझ आपके पास आएगी। और उन्होंने कहा है कि हम जीवन में अपने इमोशनल जीवन में हम कई बार अपने इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए, जैसे मैंने कल भी बताया था, ब्रेकअप या अपने लाइफ पार्टनर को खोना भी चुनते हैं। कई जो सिंगल पेरेंट रहते हैं वो इसीलिए चुनते हैं ताकि वो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सके या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो प्री बर्थ प्लानिंग आपको समझना जरूरी है ताकि किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति के प्रति आपको कोई भी द्वेष या
रेजिस्ट नहीं रहे। और रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने कहा है कि हम अपने जीवन में अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करते हैं, अपने अनुभव से हम क्या क्या सीखते हैं, इसे ही प्रैक्टिकल मेडिटेशन कहा जाता है। आंख बंद करके तो सभी लोग मेडिटेशन कर लेते हैं, परंतु अपने जीवन को समझना और अपने इमोशन, अपने कर्मास को किस तरीके से डील करना, वही प्रैक्टिकल मेडिटेशन है। और उन्होंने कहा है कि पर्सनालिटी और आत्मा अलग नहीं है। आपको बार बार आपका हो सकता है शुरू की जर्नी के समय आपकी पर्सनालिटी आपको धक्का दे कि चलिए संसार में ज्यादा सुख है, स्पिरिचुअलिटी में कुछ नहीं रखा है, आंखें बंद करने से कुछ भी समाधान नहीं मिलेगा, पर आप अपने बात पे अडिग रहिए। और अगर कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं और आपके सामने कई मुसीबतें भी आ जाती है, कई संकट भी आ जाते हैं, तब आपको नहीं लगेगा कि भाई अब तो मैं स्पिरिचुअल इसमें वर्ल्ड में घुस गया हूं, तब मेरे सामने ये चुनौतियां क्यों आई हैं। तो उन्होंने कहा है चाहे पहले चाहे बाद में हर चीज आपकी सोल प्लान है, आप उसको खुद पसंद करके आए हैं। क्योंकि जब प्री बर्थ प्लानिंग की जो प्रक्रिया है, उसमें पर्सनालिटी और आत्मा दोनों एक साथ रजामंदी होकर अपनी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अभी भी मैं कहूंगी पर्सनालिटी और आत्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा ही क्लोक पहनती है, जब आप ये बुक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, वो एक क्लोक को धारण करती है पर्सनालिटी के रूप में। तो आपने वहां पे तो चुना है, तो यहाँ पे इसको स्वीकार करने में आपको दिक्कत क्यों है? आत्मिक तौर पे आपको मालूम है, परंतु कॉन्शियसली आप इसको फेस करिए। हर सोल के पास एक पैशन होता है, जैसे मैंने कहा कि हर एक के पास एक गिफ्ट होती है, वैसे ही हर एक के पास अपना एक पेंटिंग या बच्चे को संभालने या गार्डनिंग, किसी का भी जो पैशन दिया जाता है, उन्होंने कहा है कि उसको आप सर्विस के लिए जरूर यूज करिए, क्योंकि आपको गिफ्ट दिया ही इसलिए गया है कि आप यूनिवर्स के काम आ सके। रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने कहा कि जैसे मुझे ये गिफ्ट दी गई कि मैं इस प्री बर्थ प्लानिंग को समझूं और एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में लोगों को शिक्षा दूं, तो मैंने बुक भी लिखा और काफी सेमिनार्स करके मैं लोगों को शिक्षित कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। तो आपको जो भी है पैशन, उसको ढूंढिए, उसको उभारिए, एक्सप्रेस करिए अपने बॉडी से, अपनी पर्सनालिटी से, और उसको सर्विस में लगा दीजिए। अभी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा कलेक्टिवली लोग अवेकन हो रहे हैं, और सिर्फ आध्यात्म में ही नहीं बल्कि हमारे साइंस में, टेक्नोलॉजी में, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब इतनी तेजी से हमारी पृथ्वी शिफ्ट होते जा रही है। इस समय जीवन बहुत मुश्किल है, पर जो तीव्र इच्छा रखते हैं अवेकन होने की, वही आत्माएं इस समय पृथ्वी पर जीवित हैं और बर्थ ले रही हैं। तो यदि आप इस समय जन्म ले चुके हैं और स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, तो आप इस मौके को, इस अवसर को बिल्कुल भी मत गंवाइए। क्योंकि देखिए, स्पिरिट वर्ल्ड में पूरे समय सुख है, शांति है, प्रेम है, और कोई उम्र नहीं होती, कोई मृत्यु नहीं होती, वहां पे कोई बूढ़ा भी नहीं होता। बताइए, हर चीज वहां पे सब अच्छी चीजें हैं। पर हम उस इतनी प्यारी दुनिया को छोड़ के सिर्फ 5 इंद्रियों के साथ इस पृथ्वी पर आते हैं, ये जानते हुए कि यहाँ ड्युअलिटी है, यहाँ पे द्वंद्व है, यहाँ पे डर है। पर हम अपने इवोल्यूशन के लिए सिर्फ 5 इंद्रियों के साथ इस पृथ्वी पर आते हैं, वो भी ये जानते हुए कि जैसे मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा, मेरी सारी सोल प्लानिंग से लेके मैं कौन हूं वो तक के भूल जाऊंगा। हम आत्मा है ये भी तो हम भूल जाते हैं। तो हर चीज इतना रिस्क लेकर एक आत्मा इतनी मेहनत करके जब वो पृथ्वी पर आती है, और उसके बाद जब स्पिरिचुअल अवेकन भी हो जाते हैं, तब रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं कि प्लीज आप इस बात को बिल्कुल भी मत छोड़िए, इस पे चलते जाइए, आप एनलाइटन हो जाएंगे। तो ये उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताया, और काफी कुछ है। आप लोग इस बुक को पूरा पढ़ेंगे, इस चैप्टर को तो और अच्छे से समझेंगे, पर फिर भी मैंने काफी कुछ कवर कर लिया है। मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से एसेंस निकाल के दे दिया है कि रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने अपनी लाइफ का पूरा बताया था। और